हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो लोग भी न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इम्पल्स जानने से पहले हमें इम्पल्सिव फोर्स के बारे में जानना होगा। तो देखिए, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पर बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई हो रहा हो, शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा हो, उसे हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे किकिंग, आप किक कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर कम टाइम के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं। जंपिंग, हिटिंग एंड कैचिंग, आप यदि बॉल को कैच कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर जो फोर्स एक्ट करता है वो कम टाइम के लिए एक्ट करता है। ओके, तो ये सभी एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी पर एक्ट कर रहा होता है, उस फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये आता है कि इम्पल्सिव फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, ये वैरी करता है। किस तरह वैरी करता है? तो पहले जीरो से मैक्सिमम होगा और फिर मैक्सिमम से जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहता है टाइम के साथ। तो यहाँ पर हमें इम्पल्सिव फोर्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज फोर्स कैलकुलेट करते हैं। एवरेज फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ से हमें इम्पल्स के बारे में पता चलेगा। जैसे देखिए, पहले मैं आपको इम्पल्सिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यदि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ आप बनाना चाहे, फोर्स वर्सेस टाइम, तो देखिए ये किस तरह वैरी करेगा। जीरो से मैक्सिमम, फिर कांस्टेंट रह जाएगा और फिर मैक्सिमम से जीरो हो जाएगा। तो इस तरह इम्पल्सिव फोर्स वेरी करता है टाइम के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसका एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि एवरेज वैल्यू ये हो गया। मान लेते हैं कि एवरेज वैल्यू ये हो गया, एफ एवरेज। एफ एवरेज, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स कैलकुलेट करके हम लोग फिर उसके आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इंपल्सिव फोर्स के केस में, जो कि कम टाइम के लिए अप्लाई हो रहा हो, उसके उस केस में हम लोग एवरेज फोर्स निकालते हैं। अब बात यहाँ पर ये आता है कि इम्पल्स क्या होता है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, ये जो इम्पल्सिव फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट हो रहा है, इस फोर्स का टोटल इफेक्ट क्या है उस बॉडी पर, उसी टोटल इफेक्ट को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस फोर्स के कारण जो टोटल इफेक्ट बॉडी पर हो रहा है उसका मेजरमेंट क्या है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। यानी impulse of a force is a measure of the total effect of the force। इस फोर्स का जो टोटल इफेक्ट होगा उसे ही हम लोग इम्पल्स कहते हैं। ओके, चलिए अब यहां से एक चीज देखते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से आप जानते हैं फोर्स एक्सर्टेड विल बी इक्वल टू dp बाय dt। p यहाँ पर आपका लीनियर मोमेंटम है, एफ फोर्स है और dt क्या है, टाइम इंटरवल है। तो ये आप न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़े हुए हैं कि फोर्स एक्सर्टेड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। dp को हम लोग चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो यहां से यदि आप कैलकुलेट करना चाहें तो dp इज इक्वल टू एफ इंटू dt हो जाएगा। आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एफ एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू, और डीपी का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे P1 टू P2, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 क्या है, P2 माइनस P1 इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। P2 माइनस P1 को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम आप जानते हैं m इंटू भी को हम लोग मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, और एफ एवरेज इंटू टी जो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, और इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं।
यानी आप ये कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। यानी इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू टाइम, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम टी क्या है यहाँ पर, तो जिस टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितना टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये टाइम क्या होगा, शॉर्ट टाइम होगा। तो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वही टाइम आपको यहाँ पर पुट करना है जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया गया होगा। तो एंड एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स कैलकुलेट करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे ही इंपल्स कहा जाता है। और ये इंपल्स किसके बराबर होता है माय डियर फ्रेंड, दिस इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। मान लीजिए मान लीजिए कि आपने एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स कैलकुलेट किया, आपने एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स कैलकुलेट किया और वो आपका F1 आया। दिस इज F1 और टाइम इंटरवल मान लीजिए T1 है, टाइम इंटरवल आपका T1 है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, तो यहां पर आप कहेंगे कि P2 माइनस P1 चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगा, तो F1 इंटू T1 के बराबर होगा। अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, ये होगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि इफ, अगर इस चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम लोग कांस्टेंट कर ले, इसे कांस्टेंट कर दें, मतलब ये सेम होना चाहिए। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम लोग यदि कांस्टेंट कर दें, फिर वहां पर फोर्स के वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज किया जाए, तो फोर्स के वैल्यू को यदि आप डिक्रीज करते हैं, लेकिन हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम इतना ही चाहिए, P2 माइनस P1 ही चाहिए, तो आप सोचिए यदि आप फोर्स को घटाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो टाइम पीरियड वहां, सॉरी टाइम टेकन वहां पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 माइनस P1 सेम आएगा। मैंने क्या बोला है, P2 माइनस P1 सेम रख रहे हैं। तो यदि फोर्स को घटाएंगे तो टाइम वहां पर ज्यादा एक्ट करेगा, ज्यादा टाइम के लिए एक्ट करेगा फोर्स। तो ये मान लीजिए T2 है और फोर्स यहां पर डिक्रीज हो गया, दैट इज F2। तो यहां से आप बोल सकते हैं, सो F1 इंटू T1 ये बराबर हो जाएगा F2 इंटू T2। और ये कब बराबर होगा, तो जब चेंज इन लीनियर मोमेंटम को आप सेम रख रहे हैं, बराबर रख रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, और इसे ही माय डियर फ्रेंड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, दिस इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहां से आप देखिए, इंपल्स इज इक्वल टू क्या है, इंपल्स, दिस इज कॉल्ड इंपल्स F1 T1 या F2 इंटू T2, दिस इज कॉल्ड इंपल्स। और ये किसके बराबर है, रेट सॉरी चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इंपल्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और एक चीज यहां पर ध्यान देना है, इंपल्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ इंपल्स का डायरेक्शन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो हो गया कि इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड पॉइंट, फोर्स का डायरेक्शन जिस जिस तरफ होगा उसी तरफ इंपल्स का डायरेक्शन होगा। एंड इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। ठीक है, P2 माइनस P1 ये क्या है, मोमेंटम है, तो इसी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ओके, चलिए अब यहां से एक चीज और देखते हैं। यहां तो आपने देखा कि जब एवरेज फोर्स जब वहां पर आप निकाल रहे हैं और वो कांस्टेंट रह रहा है, तो उस टाइम हम लोग इंपल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि एवरेज फोर्स वेरिएबल नेचर का हो, ठीक है, यदि एवरेज फोर्स वेरिएबल नेचर का हो, तो उस टाइम हम लोग इंपल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप देख लीजिए। मान लीजिए कि यहां पर फोर्स वेरिएबल नेचर का है,
ये आपका इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक है। तो इस टाइम हम लोग इम्पल्स कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो उस टाइम हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस रीजन, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है और वही एरिया इम्पल्स के बराबर होगा। फर्स्ट फिगर में भी देखिए वही चीज हो रहा है, F1 इंटू T1। F1 इंटू T1 का मतलब क्या है, दिस एरिया। F1 इंटू T1 का मतलब क्या है, दिस एरिया। यहां पर भी हम लोग एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड F2 इंटू T2 का मतलब क्या है, दिस एरिया। यानी इंपल्स क्या होता है, तो इंपल्स को आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा उसे ही हम लोग इंपल्स कहते हैं। यानी एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम कर्व इज इक्वल टू इंपल्स। वही चीज यहां पर भी हमें करना है। इंपल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम कर्व। और ये एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप जानते हैं F इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करना होगा T1 से T2 के बीच में। मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे तो इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इसका नेमिंग भी कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R। तो ये किस एरिया के बराबर होगा माय डियर फ्रेंड, दिस इज इक्वल टू एरिया PQRP। तो वो एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से हमारा इंपल्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंपल्स के बारे में आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि फोर्स और टाइम कर्व का जो एरिया होगा उसे ही हम लोग सिंपली इंपल्स कहेंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया है। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, प्लीज ध्यान देंगे आप लोग। देखिए इस फिगर में, देखिए आप इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि एक लड़का बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है। बॉल को कैच कर रहा है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने अपना हैंड को पीछे किया है। कैच लेने के लिए ये अपने हाथ को पीछे कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आप जानते हैं फोर्स एक्सर्टेड विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, या आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां से आप P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T भी लिख सकते हैं। यानी एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T। अब यहां से देखिए ये F एवरेज क्या है, जितना फोर्स एक्सर्ट होगा उसके हाथ पर वही है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स। अब देखिए चूंकि ये बॉल को कैच कर रहा है तो यहां पर बेसिकली ये क्या कर रहा है, टाइम को इंक्रीज कर रहा है। फोर्स जितने टाइम के लिए एक्ट करता है उस टाइम को यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है। तो जब टाइम इंक्रीज होगा माय डियर फ्रेंड, तो आप जानते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी वहां पर उस लड़के के हाथ पर कम फोर्स एक्सर्ट होगा, इसीलिए वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जा रहा है कैच लेने के दौरान। यानी वो एक्टिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है। जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट हो रहा है उस टाइम को ये इंक्रीज कर रहा है। जब टाइम इंक्रीज होगा माय डियर, तो एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ बॉय ये डिक्रीज हो जाएगा। यानी उसे चोट कम लगेगा। तो फोर्स को डिक्रीज करने के लिए ये अपने हैंड को पीछे करता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ये भी आपका इंपल्सिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है। बहुत कम टाइम के लिए आप देख रहे हैं फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है बॉल के द्वारा, इसीलिए लड़का अपना हाथ पीछे करके कैच लेता है ताकि वहां पर टाइम इंक्रीज हो जाए और फोर्स डिक्रीज हो जाए, यानी उसके हाथ पर चोट कम लगे। ओके, तो ये था माय डियर फ्रेंड इंपल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और फिर यदि यूनिट की बात किया जाए, यूनिट ऑफ इंपल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इंपल्स इज इक्वल टू, अभी अभी आपने देखा, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू टाइम, या आप बोलते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आप इन दोनों में से कहीं से भी किसी भी टर्म से यूनिट निकाल सकते हैं।
तो अगर इस टर्म से यूनिट निकाला जाए तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी इम्पल्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड हो गया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।